नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपके क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.3 के बारे में, जिसमें अपने वो पर्सन चल रहे थे तो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यानी द्विघात समीकरण पहले अपन बनाना सीखेंगे, सवाल की लैंग्वेज को समझकर उसकी द्विघात समीकरण बनाना और द्विघात समीकरण को हल करके उसका आंसर निकालना। तो ये था हमारा टॉपिक जो चल रहा था। तो पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं 4.3 के तो वो जरूर देखिएगा, क्योंकि लगातार सीरीज देखने के बाद में ही आप इस टॉपिक को क्लियर कर पाएंगे। और आज के सवाल बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो आज का जो पहला सवाल है, 7वां सवाल देखेंगे। क्या सवाल दिया हुआ है, सवाल को पहले सबसे पहले आपको सवाल की लैंग्वेज को अच्छी तरह समझना है, तभी अपन उससे द्विघात समीकरण बना पाएंगे। तो देखो सवाल में दिया हुआ है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याएं हैं, उनका वर्ग करके उनका अंतर निकाल दें तो 180 आएगा। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। यदि छोटी संख्या का वर्ग करें तो बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अपने को क्या करना है, दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो चलिए इस सवाल को करते हैं बहुत ही आसान से तरीके से। तो देखो सबसे पहले क्या किया, माना बड़ी संख्या, बड़ी संख्या हमने मान ली x और छोटी संख्या हमने मान ली y। देखो ये एकमात्र ऐसा सवाल है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये सवाल, क्योंकि इसके अंदर अपने को x और y मान के करना पड़ेगा। हालांकि ये द्विघात समीकरण है, y को हम बाद में हटा देंगे, लेकिन पहले इस सवाल को हल करने के लिए अपने को y लेना पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आइए अब चलते हैं प्रश्नानुसार। देखो प्रश्नानुसार हमें दो शर्त कही गई है, हमें शर्त पहली लेकर सवाल को हल करते हैं। पहली शर्त में क्या है, वर्गों का अंतर 180 है। मैंने क्या किया, ये हमारी बड़ी संख्या है, इसका वर्ग कर दिया, ये हमारी छोटी संख्या, इसका भी वर्ग कर दिया। अगर बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग घटा दें तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 180। ये हमारी समीकरण नंबर 1 होगी। समझ में आया नहीं आया? देखो सवाल की जो लैंग्वेज कही थी ना, उसी को ही हमने यहां क्या किया है, इसको वर्ड में लिखा है कि वर्ड की लैंग्वेज को हमने इसको इक्वेशन के रूप में लिख दिया। क्या कहा है, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। ये पहली संख्या का वर्ग क्या होता है, इसका स्क्वायर कर दो। दूसरी संख्या का स्क्वायर, और अंतर का मतलब होता है माइनस। बड़ी संख्या में से वर्ग घटाएंगे छोटी संख्या का, तभी क्या आएगा 180। और शर्त दूसरी जो कही गई है वो ये है, ये कहा गया है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है, y का हम स्क्वायर कर दें तो छोटी संख्या के 8 गुने के बराबर है। तो छोटी संख्या का 8 गुना कैसे करेंगे, छोटी संख्या हमारे पास कौन सी है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना। बड़ी संख्या हमारे पास x है और इसका 8 गुना क्या करेंगे, 8 से गुना कर देंगे। छोटी संख्या का वर्ग, हमने छोटी संख्या कौन सी मान रखी है, y, तो इसका वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है, बड़ी संख्या का 8 गुना कर दिया। ये हमारी समीकरण नंबर 2 है। दोनों शर्तों से आपको समीकरण बनाना समझ में आया नहीं आया? अगर ये चीज समझ में आ गई तो बाकी तो सवाल बहुत ही आसान हो गया। कैसे, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में मान रख देंगे। हमारा एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, माइनस वाई स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं, ये माइनस का माइनस लगा दिया, वाई स्क्वायर की जगह हम 8x रख सकते हैं। समीकरण में देखो वाई स्क्वायर किसके बराबर है, 8x के, तो वाई स्क्वायर की जगह 8x रखना है। देखो वाई स्क्वायर है, यहां पर भी स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर की जगह 8x रखेंगे और बराबर है हमारे पास 180। बराबर हमारे पास क्या है, 180। बस सवाल में इतना ही समझने लायक था। अब तो आसान से समीकरण बन गई। 180 को इधर लाओ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। 180 इधर प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस का, तो हमारे पास ये आ गया। अब हमें ये पता है कि ऐसी संख्या जिसको गुणा कराने पर 180 है और इसके आगे माइनस है, मतलब घटाने पर कितना आ जाए, 8 आ जाए माइनस का।
दो संख्याएं आपको ऐसी सोचनी है जिनको गुणा कराने पर आ जाए क्या 180 और घटाने पर कितना आ जाए 8। तो हमने जो संख्या ले रखी है वो हमने ले ली 10 और 8, सॉरी 18 और 10। 18 और 10 लेंगे तो 18 को 10 से गुणा करो 180, 18 में से 10 घटा दो 8 आ जाएगा। तो हमने ये संख्या ले ली, तो हमने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। अब देखो यहां से इसको हल करते जाए आगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x, तो क्या बचेगा x माइनस 18। यहां से क्या कॉमन आ जाएगा 10, क्योंकि 10 के पाड़े में 10 भी आता है और 180, तो यहां भी क्या बचेगा माइनस का 18 बराबर क्या आ गया 0। अब हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 18 और यहां क्या बचेगा x प्लस 10 बराबर क्या है 0। अब हम लेते हैं यदि x माइनस 18 बराबर 0 हो तो हमारे पास x बराबर कितना आ जाएगा 18। x बराबर क्या आ जाएगा 18, माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का। यदि x बराबर 18 है तो y बराबर कितना हो जाएगा, पहली संख्या हमारी बड़ी संख्या 18 है, तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, दूसरी संख्या अतः पहली संख्या x बराबर हमारे पास आ गई 18। y का मान कैसे निकालेंगे, x का मान यहां रख दो, देखो x का मान यहां रखेंगे तो समीकरण से यानी y स्क्वायर बराबर दूसरी संख्या लेंगे हम, तो किस तरह से निकालेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा y स्क्वायर बराबर 8 इंटू 18। हमने x की जगह 18 रख दिया तो y स्क्वायर बराबर हमारे पास आ गया 18 को 8 से गुणा करो कितना आ जाएगा 144 और y बराबर हमारे पास आ जाएगा अंडरूट का 144, स्क्वायर इधर जाएगा तो y बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना 144, किसका वर्ग होता है 12 का। तो दूसरी संख्या हमारे पास क्या आ गई, दूसरी संख्या हमारे पास आ गई 12 और पहली संख्या है 18। इन दोनों का अपन वर्ग करके घटाएंगे तो 180 आएगा और दोनों संख्या बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या का 8 गुना है। अब हम दूसरी संख्या लेते हैं, कौन सी दूसरी संख्या लेते हैं हम, यदि x प्लस 10 बराबर 0 हो, तो हमने लिया है यदि x प्लस 10 बराबर 0 हो तो हमारा x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 10, तो पहली संख्या ये होगी, तो पहली संख्या ठीक है। इससे हम y का मान निकालें तो देखो y का बराबर हमारे क्या था, y स्क्वायर बराबर क्या था 8 इंटू x का मान कितना माइनस का 10। अगर यहां पे रखेंगे तो y स्क्वायर बराबर आ जाएगा माइनस का 80 और y बराबर निकालेंगे तो अंडरूट का माइनस के अंदर 80 है, देखो पहले से बड़ा है माइनस का अंडरूट के अंदर, तो ये क्या है मान काल्पनिक आ देंगे, तो ये अपन क्या कह देंगे ये अमान्य है या संभव नहीं है, अमान्य लिख दो या संभव लिख दो। हालांकि आपको हल करके बताना पड़ेगा ये, लेकिन आपको यहां से आप आंसर नहीं निकाल सकते इसका। दोबारा से देखते हैं सवाल को, देखो सबसे पहले आपको सवाल में कहा है दो संख्याएं जिनके वर्गों का अंतर 180 है, तो एक बड़ी संख्या होगी एक छोटी संख्या होगी। हमने बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y मान लिया। प्रश्न अनुसार हमें दो शर्त कह रखी है, पहला तो ये कह रखा है दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग, और दूसरी शर्त क्या रखा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है। देखो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, ये हमने कर दिया। इससे हमने क्या किया समीकरण 1 के अंदर मान रख दिया। जैसे हमने समीकरण 1 के अंदर मान रखा हमारे पास ये समीकरण आ गई, 180 को इधर लाएंगे तो हमारे पास द्विघात समीकरण बन गई। द्विघात समीकरण बनने के बाद में हमारे पास तीन विधियां हैं, कौन सी, एक गुणनखंड विधि जिससे अपने सवाल को हल किया है, दूसरी होती है पूर्ण वर्ग विधि और तीसरी श्रीधराचार्य सूत्र या जिसको अपन कहते हैं द्विघाती सूत्र। ठीक है, उससे आप हल कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको द्विघाती सूत्र से भी हल कर सकते थे, आंसर सेम ही आएगा। तो ये था हमारा 7वां सवाल। इसके बाद में आप चाहें तो ये लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेते हैं। चलो अपन नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, अपना 8वां सवाल। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप अच्छी तरह समझिएगा, इसकी लैंग्वेज समझना है ना। अब जो धीरे धीरे सवाल आगे आते जा रहे हैं
उनकी लैंग्वेज ऐसी बनाई जा रही है ताकि आपको दिमाग अधिक लगाना पड़े। ठीक है, तो जो पूरा ध्यान देगा वो इसको समझ जाएगा और आपको एग्जाम के अंदर ये क्या अहमियत रखते हैं। अगर ये 4 नंबर का सवाल आता है तो 4 नंबर आपके लिए क्या मायने रखते हैं वो आप अच्छी तरह जानते हैं। क्योंकि अगर आपने टारगेट 100 सेट कर रखा है तो वहां पर तो आपका आधा नंबर कटना भी क्या है, आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। तो आपको हर चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर करना होगा। तो अपन उसी तरीके से क्लियर करते हैं। सवाल को पहले लैंग्वेज को अच्छी तरह समझते हैं। कहा हुआ है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक रेलगाड़ी है, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही है 360 किलोमीटर, यानी अपन इसको ये कह देते हैं ये हमारा पहला स्थान है, यहां से यहां तक गई है, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, इसकी जो दूरी है वो 360 किलोमीटर है। आगे सवाल की तरफ चलते हैं। यदि यह 5 किलोमीटर अधिक एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी करती है, कितना समय लगता है वो पता नहीं है। यदि रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा को 1 घंटा समय कम लेती। अगर ये रेलगाड़ी अभी जिस स्पीड से जा रही है, मान लो वो 50 की स्पीड से जा रही है, किलोमीटर प्रति घंटे इससे जा रही है, तो उसको जितना समय लगता है वो अगर उससे 5 किलोमीटर और अधिक जाए, 5 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 55 किलोमीटर प्रति घंटा, इससे जाए तो इसकी तुलना में इसमें 1 घंटा कम लगेगा। देखो ज्यादा स्पीड से जाएगी, अगर ज्यादा तेज चलेगी तो समय कम लगेगा, और पहले धीरे जा रही थी तो समय ज्यादा लग रहा था। समझ गए? चलो अपन इस सवाल को हल करते हैं। इस सवाल को बहुत ही अच्छी तरीके से समझिएगा जहां तक अपनी द्विघात समीकरण बनेगी। ठीक है, तो कुल दूरी अपने लिख लिया, दूरी 360 किलोमीटर। ठीक है, अब लिखा माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल कितनी है, रेलगाड़ी की चाल मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मैं मिटा देता हूं यहां पे भी, या यहां तक ले लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ाने पर अब कितनी हो जाएगी, तो x में 5 जोड़ दो। हमने यहां यही तो किया है, अगर 50 थी तो हमने 5 जोड़ दिया तो 55 होगी। तो ये हमारे दोनों चाल आ गई। अब हम प्रश्नानुसार चलते हैं, मतलब सवाल को समझते हैं। हम देखो समय को निकालें तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल। देखो उसी यात्रा में 1 घंटे समय कम लगता है तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है वो ज्ञात करनी है पहले वाली। तो देखो हमने सूत्र लिखा है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। हमने लिख दिया चाल बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल। तो पहली कंडीशन लेते हैं, जब हमें समय मान लो लगा है t1। ठीक है, t1 समय में पहली स्थिति t1 समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 360, और पहले में चाल कितनी है x। पहले चाल तो कितनी थी x। अब लेते हैं दूसरी स्थिति। अब चाल हमने 5 किलोमीटर बढ़ा दिया है तो समय हमारा हो गया t2। तो दूरी तो उतनी है, चाल बढ़ गई है, तो ये हो गया x + 5। ये हमारा मान हो गया। अब हम सवाल को बात करें, इसको आप समझ गए कि यहां पर अगर इस चाल से जाएंगे, तेज जाएगी तो क्या होगा, समय कम लगेगा। ठीक है, अब हमें पता है प्रश्नानुसार, आप मुझे बताएंगे कौन से में समय कम लगेगा, कौन से में, ये ज्यादा स्पीड है तो कम समय लगेगा, इसमें ज्यादा लगेगा। यानी अपन कह सकते हैं t1 - t2 बराबर 1 घंटे। यानी कोई ट्रेन अब ये है 1 घंटे से यहां तक बी तक पहुंची, पहली मान लो 10 घंटे लेती है, तो दूसरा समय जो जाएगा वही रेलगाड़ी ज्यादा स्पीड से जाएगी तो 9 घंटे लिया। तो पहली स्पीड में से दूसरी स्पीड घटाएंगे तो हमें 1 घंटा उत्तर प्राप्त होगा, यानी 1 घंटे जल्दी पहुंच गई। तो हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे पहली चाल पहली स्थिति में लगा समय माइनस दूसरी स्थिति में समय लगा, 1 घंटे का अंतर आ जाएगा। मान रख दो, इसको मान रखेंगे तो t1 बराबर है हमारा
360 बटे एक्स, और ये कितना है 360 बटे एक्स प्लस 5 बराबर 1। अब वैल्यू वाली अपन ऐसे सवाल कर चुके हैं, बटे में है तो इसका लघुत्तम लेके हमें हल करना आता है। तो इसका ले लेते हैं लघुत्तम। तो क्या लघुत्तम आ जाएगा x, और ये आ जाएगा x प्लस 5 बराबर हमारा 1 है। अब क्या करेंगे, इसको इसके गुणा में देंगे, इसको इसके गुणा में, तो ये इधर आएगा तो 360 x प्लस 5 माइनस 360 और इसके गुणा में आएगा तो ये आ गया x। 360 इसके गुणा में, ये इसके गुणा में। अब ये भाग में है, ये इधर भेज देंगे गुणा में, इसको अंदर गुणा कराना है इसके साथ भी और इसके साथ भी। 360 को x से गुणा करेंगे तो दिया जाएगा 360 x माइनस प्लस 360 को 5 से गुणा करना है, तो 360 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1800, यानी 360 गुणा 5 कितना आ गया 1800 माइनस 360 x। एक बार बट्टे में यही लिख लेते हैं, इसको भी अंदर गुणा करा लेते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये x को 5 से गुणा करेंगे तो 5x बराबर कितना है 1। अब देखो यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 360x माइनस प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये कट जाएगा। ऊपर क्या बचा 1800, सिर्फ क्या बचा हुआ है 1800 बचा हुआ है। 1800 बचा हुआ है तो इस सवाल को आगे करें तो हमारे पास ये आ गया है 1800 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1, यही बचा हुआ है, देख लो 1800 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1, क्योंकि ये 360 तो कट गया। अब अपन इसको आगे देखे करते हैं, तो हम वज्र गुणा कर देते हैं, ठीक है, पक्षांतर, तो इसके बट्टे में कुछ नहीं है, ये इसके गुणा में, ये इसके गुणा में, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसको 1 से गुणा करना बराबर 1800 को 1 से गुणा करना। 1800 को इधर लाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। हम 1800 इधर प्लस का था, बराबर के उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का। ये हमारी क्या बन गई द्विघात समीकरण। अब आप चाहे जिस विधि से हल कर सकते हैं, तीनों में से जो विधि, तो अपन गुणनखंड विधि लगाए तो ऐसी संख्या जिसको गुणा कराने पर 1800 आए और घटाने पर, क्योंकि 1800 के माइनस है तो 1800 घटाने पर 5 आ जाए, ऐसी दो संख्या जिनको गुणा कराने पर कितना आ जाए 1800 और घटाने पर 5 आ जाए, तो ऐसी संख्या कौन सी है। गुणनखंड करने में दिक्कत हो रही है, मान लो गुणनखंड अपन कर लेंगे लेकिन दिक्कत हो रही है, तो अपन क्या करते हैं दूसरा सूत्र लगा दो। दूसरा सूत्र मतलब द्विघाती सूत्र से कर दो, समय वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, आप द्विघाती सूत्र लगा सकते हैं, यहाँ पे गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, ठीक है। गुणनखंड विधि से करेंगे तो हमारे जो गुणनखंड है वो देखो ये आना चाहिए 1800 आना चाहिए गुणा कराने पर, और क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए घटाने पर। तो ऐसी दो संख्याएं हमें सोचनी है। तो देखो हमारे पास ऐसी संख्या जिसको गुणा कराने पर आए तो 45 और 40। देखो 45 में से 40 घटाएंगे तो 5 आएंगे, और 45 को 40 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 1800 आ जाएगी। आप गुणा करा के चेक कर सकते हैं। तो हम देखो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर। देखो अगर आपको गुणनखंड जल्दी से नहीं आ रहे तो आप बिना टाइम वेस्ट किए सीधा द्विघाती सूत्र लगा दो, क्योंकि द्विघाती सूत्र में अपने को गुणनखंड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो सूत्र आप लगा सकते हैं। हमें यहां पर देखो, यहां पर लिखते हैं प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। हमने इन दोनों में से कॉमन लिया पहले, तो x प्लस 45, यहां से हमने कॉमन ले लिया 40, तो ये भी क्या बचेगा x प्लस 45 अब आ जाएगा, क्योंकि 40 का पारा 45 बार बोलते हैं तब 1800 आता है बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x प्लस 45 और x माइनस 40 बराबर क्या है 0। अब लिखते हैं यदि x प्लस 45 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 45। और आपको पता है कभी भी चाल क्या हो सकती है, सॉरी ये क्या हमें ज्ञात करना था चाल, और चाल आपको पता है x हमने क्या मानी थी चाल मानी थी रेलगाड़ी की, और माइनस में हो सकती है क्या नहीं, तो इसके आगे लिख देंगे असंभव। क्या है असंभव। हम दूसरी स्थिति लेते हैं, और यदि x माइनस 40 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या आ जाएगा प्लस का 40, क्योंकि इधर माइनस है इधर जाएगा तो प्लस का। तो रेलगाड़ी की चाल यहां x बराबर 40 आ गया, आप आगे लिख सकते हैं अतः रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति
घंटे है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है, ये इसके नीचे लाइन लिखनी है आपको। रेलगाड़ी की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटे। आप इस तरह से इस सवाल को कर सकते हैं। देखो सवाल को इसको स्टार्टिंग में समझना यहां पर था, बस ये बात यहां से लेके और अगर आपने यहां तक अच्छे से समझ में आ गई फिर आप आसानी से कर सकते हो। और एक ये बात आपको, सबसे पहले हमने दूरी दे रखी है 360 किलोमीटर, माना रेलगाड़ी की चाल पहले नॉर्मल जो चाल है वो x किलोमीटर है, 5 किलोमीटर बढ़ा दी तो x प्लस 5 होगी। अब अपने को पता है समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो पहली स्थिति का समय निकाला जब दूरी 360 है दोनों में, जब चाल थी x। दूसरी में हमने दूरी तो 360 ही है, चाल x प्लस 5 होगी, तो चाल बढ़ गई तो समय कम लगेगा। तो पहली स्थिति में से दूसरी स्थिति का समय घटा देते हैं तो हमारे पास 1 घंटे आता है। अब हमने इसके अंदर मान रखा और आगे तो आपको हल करना आता ही है, सीधा हमने इसका एलसीएम लेके इसको हल किया। फिर हमने क्या किया, इसकी द्विघात समीकरण बनाई। आपको बिना टाइम वेस्ट किए यहां पर क्या कर लेना है, अगर नहीं आ रहा है तब सबसे पहले तो आप गुणनखंड विधि से करने की कोशिश किया करो, क्योंकि सबसे जल्दी उसी से ही होता है। अगर नहीं हो रहे गुणनखंड, आपको जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करना है और द्विघाती सूत्र लगा देना है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। तो ये था इसका नेक्स्ट 8वां सवाल। चलते हैं हमने नेक्स्ट 9वें सवाल की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी तो लैंग्वेज दोनों सवालों से भी ज्यादा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तब जाके इसकी लैंग्वेज समझ में आएगी आपको। ठीक है, तो देखो हम यहां पर सवाल को समझते हैं। 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 से 3/8 घंटे में भर सकते हैं। अगर हमने देखो एक पानी की टंकी है, जैसे मान लो ये पानी की टंकी है, एक इधर से नल लगा हुआ है, पानी आ रहा है इसके अंदर से, एक इधर से नल लगा हुआ है, उसमें भी पानी आ रहा है। ठीक है, ये दोनों इसको भरते हैं, दोनों एक साथ भरते हैं तो इसको समय लगता है 9 से 3/8 घंटे, दोनों जब एक साथ चल रहे हैं पर। ठीक है, भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। एक तो मान लो ये है, अपन ये मान लेते हैं इस तरह से। अब इसमें तो पानी कम आएगा, इसमें ज्यादा आ रहा है, तो ये क्या करता है, इससे जल्दी भर देता है। ज्यादा व्यास वाला इससे, अगर सिर्फ ये चलाएं, बड़े वाला चलाएं, समय नोट किया, ठीक है, मान लो 5-7 जितने भी घंटे लगे, फिर छोटे वाले को चलाया तो उससे 10 घंटे ज्यादा ले रहा है। यानी ये लाइन ये समझा रहे हैं कि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। ये मान लो अगर 15 घंटे ले रहा है ना, तो ये 5 घंटे में ही भर देगा, 10 घंटे से कम लेगा। प्रत्येक द्वारा अलग अलग हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए, आपको समय ज्ञात करना है। तो भैया इस सवाल को आप अच्छी तरह समझ लेंगे, ठीक है, इसकी लैंग्वेज को। तो सबसे पहले हम देखो इसको हल करते हैं। माना बड़े व्यास के नल को नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय हौज को भरने में लगा समय, ये हमने मान लिया x घंटे। ठीक है, अब हम चलते हैं सवाल के कहा गया है उस तरह। ठीक है, ये अगर x घंटे लेता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1 घंटे में उसके द्वारा भरा हौज कितना हो जाएगा, 1/x भाग। कैसे, हाँ यहां पर अपन समझते हैं। मान लो इस टंकी के अंदर, या मान लो एक अपन दीवार बना रहे हैं, ठीक है, कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं। इस बिल्डिंग को बनाने में आपको 10 दिन लगते हैं। 10 दिन में आपने इसकी 10 मंजिलें बना रखी है इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये आपने 10 दिन में इसकी 10 मंजिल बनाई है। ध्यान से समझना, इस बात से ये टॉपिक समझ में आएगा। हमने क्या किया, 10 दिन में एक बिल्डिंग को 10 मंजिलें बना दी। तो आप कह सकते हो 1 दिन में कितनी बनाई है, 1 दिन में हमने बनाई है 1/10 भाग, 1/10 भाग, यानी 1 बिल्डिंग बनी है। इसका मतलब क्या है, टोटल हमारी क्या है, 10 मंजिल है। 10 मंजिल में से 1 दिन में 1 मंजिल बनती है।
तो हम यही तो कह रहे हैं, अगर ये x घंटे में भरती है तो ये हम कह रहे हैं 1 घंटे में कितना भरेगी, तो x में से 1 भाग भर देगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया इससे। अब चलते हैं दूसरी तरफ। अब हम कहते हैं छोटे व्यास तो छोटे व्यास वाले नल को नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय, हौज को भरने में लगा समय, ये हम कितना मानेंगे, उससे ये क्या कर रहेगा, 10 घंटे ज्यादा लेगा। कम छोटा बड़ा है तो वो 10 घंटे ज्यादा ले रहा है, इससे 10 कम ले रहा है, तो हमने इसको मान लिया x प्लस 10 घंटे। x प्लस क्या है, 10 घंटे इसने लिए, यानी कम वाला क्या रहा है, ज्यादा समय। तो इसके द्वारा तो 1 घंटे में इसके द्वारा बड़ा हौज, 1 घंटे में ये कितना बचेगा, 1/x प्लस 10 भाग, x प्लस 10 भाग। आगे देखो, अब कह रहा है दोनों द्वारा एक साथ 1 घंटे में बड़ा हौज, दोनों द्वारा, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों द्वारा जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 1/x और ये आ जाएगा 1/x प्लस 10, 1/x प्लस 10। अब चलते हैं प्रश्नानुसार। दोनों मिलकर, मेरी बात को ध्यान से सुनना, दोनों मिलकर क्या करते हैं, दोनों मिलकर हौज भरने में लगा समय, दोनों मिलकर अगर हौज को भर रहे हैं तो कितना समय लगेगा, ये था 9 से ही 3/8 घंटे, जिसको हम चेंज कर लेंगे तो 8 में हो गया 72, 72 3 हो गया 75, यानी 75/8 घंटे। आप इसको सरल भिन्न में बदलकर लिख सकते हैं। तो दोनों द्वारा 1 घंटे में भरा हौज, इसके अनुसार 1 घंटे में कितना भरेगा, तो ये आ रहा है ना, इसका उल्टा कर दो, यानी 8/75 भाग, 8/75 भाग। अब चलते हैं प्रश्नानुसार। दोनों मिलाकर 1 घंटे में इतना भर रहे हैं, अपने अनुसार इतना, यानी बड़े व्यास वाले ने इतना भरा 1 घंटे में, छोटे व्यास वाले ने इतना भरा है, और दोनों मिलकर 1 घंटे में 8/75 भाग भर रहे हैं। कितना भर रहे हैं, 8/75 भाग। दोबारा से इस बात को यहां तक समझिएगा, हम ये कह रहे हैं कि एक बड़े व्यास का नल है, ठीक है, जो हौज को भरने में x घंटे लेता है, ठीक है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x, जितना भी भाग है उसका उल्टा कर दो, यानी x के बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, ठीक है, और हम क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे तो 1/x बन जाएगा। दूसरा हमने कहा छोटे व्यास वाला उससे 10 घंटे ज्यादा लेता है, ठीक है, यानी ये कह रहा है बड़े व्यास वाला कम ले रहा है 10 घंटे, इसका मतलब छोटे व्यास वाला उससे 10 घंटे ज्यादा ले रहा है, तो हमने कहा है x प्लस 10 घंटे लेता है, तो इसका 1 घंटे में 1/x प्लस 10, हमने ये कह दिया। अब दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना कर रहे हैं, इतना। अब सवाल के अंदर ये कहा हुआ है दोनों मिलकर, देखो सवाल के अंदर ये कहा हुआ है दोनों पानी के नल को एक साथ हौज को 9 से ही 3/8 घंटे में भर देते हैं, दोनों मिलकर, तो हमने यही तो कहा है दोनों मिलकर उसको 9 से ही 3/8 घंटे में, यानी 75/8 घंटे में भरते हैं। तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना भरेंगे, जैसे हमने पीछे वाला का निकाला उसी तरह, तो ये 8/75 भाग। अब हमने ये कहा है 1 घंटे में पहले वाला इतना भरता है, दूसरे वाला इतना भरता है, दोनों मिलकर इतना भरता है, तो दोनों मिलाकर हमने लिख दिया, देखो ये और ये जोड़ा तो इसके बराबर ये आना चाहिए। अब हम इसको साधारण समीकरण के रूप में बनाकर हल कर लेंगे, लघुत्तम लेकर। तो हमने क्या किया, यहाँ पर लघुत्तम ले लिया x प्लस
10। तो ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 10 और ये प्लस इधर जाएगा तो x को 1 से गुणा करेंगे, ये बराबर में क्या आ जाएगा 8/75। ठीक है, इसको हल कर लो और अपन गुणा करा के इसको हल कर लेते हैं। तो ये x और x क्या हो जाएगा 2x प्लस 10, ये आ जाएगा 2x प्लस 10 बटे, यहां इसको गुणा करा देते हैं x के अंदर, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर और ये आ जाएगा 10x, x स्क्वायर प्लस और बराबर क्या है हमारे पास 8/75। बराबर क्या है देख लो 8/75। हमने इसको हल करके वहां लिख लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इसको वज्र गुणा। तो वज्र गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 75, 2x प्लस 10, ये इसके गुणा में ये आ जाएगा 8। इसको ऐसे लिख लेते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं आप। मैंने 8 को इससे गुणा किया तो x स्क्वायर प्लस 10x और ये आ जाएगा 75, 2x प्लस 10। अब हम इसके अंदर गुणा करा देते हैं तो ये आ जाएगा 8x स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 80x, हमने इसकी गुणा करा दी। ये आ जाएगा 75 को 2 से गुणा करेंगे 150x, 75 को 10 से गुणा करेंगे तो 750, बराबर क्या आ गया 0। पक्षांतर कर लेते हैं, 8x स्क्वायर प्लस 80x माइनस 150x माइनस 750 बराबर 0। ये बराबर 0 नहीं है, अब आएगा बराबर 0, क्योंकि हम क्या करें अब इसको दोनों को इधर लाएं तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ये तो 8x स्क्वायर ऐसे कैसे रहने दो, क्योंकि x स्क्वायर वाला कोई भी पद नहीं है तो ना जुड़ेगा ना घटेगा। हाँ, x वाला पद ये है और ये है, तो 80 में से 150 में से 80 घटाएंगे तो माइनस क्या क्या आ जाएगा 70x और माइनस 750x बराबर 0। अब हम इसको गुणा कराते हैं, 750 को हम 8 से गुणा कराएंगे। इसमें से जो कॉमन लेना चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं, हम चाहें तो यहां पर 2 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन यहां पर अपन देख लेते हैं 750 को 8 से गुणा कर लेते हैं। 8 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा 6000। कितना आ गया 6000। यानी ऐसी संख्या जिसको गुणा कराने पर 6000 आए और घटाने पर 70 आ जाए। घटाने पर कितना आ जाए 70 और गुणा कराने पर 6000 आना चाहिए और घटाने पर कितना आना चाहिए 70। तो एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका अपना गुणनखंड विधि तो है ही, ठीक है, चाहे तो आप उससे कर सकते हैं, चाहे आप गुणनखंड विधि तो है, दूसरा आप चाहे तो द्विघाती सूत्र से भी कर सकते हैं। देखो इतने बड़े आपको गुणनखंड करने अगर मुश्किल लग रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर द्विघाती सूत्र भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक सवाल आपको द्विघाती सूत्र से भी बता देता हूं। हमारा a बराबर कितना है यहाँ पर 8, b बराबर कितना है माइनस का 70 और c बराबर कितना है माइनस का 750। अब हम क्या करते हैं, आपको सूत्र याद होगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। हम इसको सवाल के अंदर मान रखते हैं और उत्तर निकालते हैं। तो b का मान माइनस और ये माइनस 70 प्लस माइनस, ये माइनस का 70 कौन सा है, देखो एक तो कौन सा है ये माइनस 70 का और ये इसका माइनस, दोनों मिला के। अब देखिएगा आगे, तो यहां पर हम निकालें तो सबसे पहले ये रख दिया b का स्क्वायर मतलब माइनस 70 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 8 गुणा c का मान कितना है माइनस का 750 बटे 2a। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 70, ये आ गया प्लस का 70, लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा 70 लिख सकते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट। यहां देखेंगे 70 का स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो यहां लिख देंगे 49, ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। अब हमें गुणा की थी, ये तो आया था कितना 750 को भी 8 से गुणा करके देखी थी तो हमारा 6000 आया था। 6000 को 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौके 24,000 प्लस का क्या हुआ, ये आ जाएगा 16। ये प्लस का इसलिए होगा क्योंकि ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस। अब हमें क्या करना है, इसको जोड़ के इसका लघुत्तम निकालना है। देखो सवाल में कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सवाल हमें हार्ड लग रहा है, यही है, क्योंकि सवाल को यहां तक हल करना था हमें द्विघात समीकरण बनाने तक और हमने हल कर लिया। ठीक है 70, इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 0, उसके बाद आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा 24 और 4 28 बटे 16।
अब हम देखा तो 200 यहाँ 70 प्लस माइनस इसका वर्गमूल कितना होता है 289 बटे में 16 लिख देता हूं। अपने 289 का लघुत्तम कितना होता है 17, कितना होता है 17 और इसके आगे एक जीरो लगा दो यानी 170 का वर्ग है। ठीक है 170 का वर्ग है ये आ गया। अब अपन इसको एक बार प्लस में लेके एक बार माइनस में लेके हल निकाल लेते हैं। तो x बराबर एक बार लेते हैं x बराबर 70 प्लस 170 बटे 16 तो ये कितना हो जाएगा 70 और 170 हो जाएगा 240 और 240 बटे कितना आ जाएगा 16। तो ये इससे कट रहा है 16 एकम 16 पीछे बचेगा 8 16 पंजे 80 पहला तो आ गया 15। यानी हमने क्या कहा था शुरू के अंदर क्या चीजें मान रखी है हमें ये कहा था x हमने माना था कि पहले टंकी को भरने में उसके द्वारा x घंटे सॉरी कितने घंटे लगते हैं 15 घंटे। तो बड़े व्यास के नल का समय यानी कितनी देर में वो भरेगा तो है 15 घंटे। और छोटे व्यास वाला इससे क्या करता है 10 घंटे अधिक समय लेता है तो ये हो जाएगा 15 प्लस 10 बराबर 25 घंटे। ठीक है और हम दूसरा लेते हैं तो दूसरा हमारा है x बराबर 70 माइनस 170 बटे 16 तो ये आ जाएगा माइनस का 100 बटे 16 और ये क्या है असंभव है क्योंकि समय कभी भी माइनस में नहीं होता है। ठीक है तो ये हम लेंगे नहीं। तो इसको सवाल को थोड़ा सा बड़ा सवाल है तो इसको अच्छी तरह समझिएगा कि हमें ये चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए। ये चीजें समझ में आ गई फिर उसके बाद हमें ये इक्वेशन बनानी है और जैसे इक्वेशन बन गई फिर तो आपको तरीका मैंने बता ही रखा है हर सवाल में लघुत्तम लेके उसको हल करने वाला तो उस तरीके से अपन इसको हल कर सकते हैं। तो ये था हमारा इसका ये था हमारा कौन सा सवाल नंबर था ये 9 नंबर सवाल था। तो ये आज के जो सवाल हमने किए हैं थोड़े से देखो ये हाई लेवल के सवाल हैं इसलिए हम इस वीडियो में इतने ही सवाल लेते हैं ताकि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। और वीडियो जैसे ही अब कंप्लीट हो चुका है तो अब आपको वापस से इन सवालों को बुक से प्रश्न देके दोबारा सॉल्व करना है ताकि सवालों को आसानी से कर पाए। अभी आपको इस जस्ट वीडियो देखने के बाद में बिना देखे सवाल को हल कीजिएगा फिर दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो में दोबारा से देखिएगा कि किस तरह से सवाल को हल किया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको इस सवालों में कोई दिक्कत आ रही है तो भी आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।